नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकतंत्र 2012 में आज बात होगी गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए जारी हुई अधिसूचना और बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची की। इसके साथ ही बताएंगे आज किन किन पार्टियों के नेताओं ने भरा पर्चा और ले चलेंगे आपको कच्छ के अंजार मंडी और जानेंगे क्या सोचते हैं वहां के व्यापारी। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। गुजरात में दूसरे दौर के मतदान की अधिसूचना जारी। 95 सीटों पर 30 नवंबर तक भरे जाएंगे पर्चे। पहले दौर के लिए बीजेपी ने जारी की 84 उम्मीदवारों की सूची। मणिनगर से ही चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। खुदरा में विदेशी निवेश के फैसले से पशुपेश में अंजार के व्यापारी, बड़ी कंपनियों के आगे टिकने की चिंता। और गुजरात में पेयजल बना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा। आईआईएम के प्रोफेसरों की राय, सबको मिले पीने का साफ पानी। बढ़ते चुनावी खबरों की ओर। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के मतदान की अधिसूचना जारी हो गई है। 17 दिसंबर को होने वाले इस चरण में 95 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन सीटों के लिए उम्मीदवार 30 नवंबर तक नामांकन भर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 1 दिसंबर को होगी, जबकि 3 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। दूसरे चरण के तहत राज्य के 12 जिलों में वोटिंग होगी, जिनमें कच्छ, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद और वडोदरा शामिल हैं। अहमदाबाद जिले की 21 में से 17 विधानसभा सीटों पर भी इसी चरण में वोटिंग होगी। 17 दिसंबर को होने वाली इस चरण की वोटिंग में मणिनगर विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां से मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह के पास। अरविंद जी, दूसरे दौर की अधिसूचना जारी हो चुकी है, किस तरीके की तैयारियां हैं अब जबकि कल आखिरी दिन है पहले दौर की जो नामांकन पत्र दाखिल होने हैं उसके लिहाज से? देखिए, जहाँ ज्योति, जहाँ तक नामांकन पत्रों की बात है तो कल जो है यहाँ के जो अलग अलग जिले हैं गुजरात के, वहाँ जो है पहले चरण के लिए नामांकन पत्र का जो है, क्योंकि सूचियां जहाँ तक अभी नहीं आई थी इनकी पूरी, बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों की सूचियां आज मतलब कल रात तक आ चुकी हैं। तो ये कल जो है इसके बाद जो है जहाँ तक तैयारियों की बात है, दोनों पार्टियों ने बहुत ही मजबूती से तैयारियां की हुई हैं यहाँ की। और अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा अगर पिछली बार की तुलना में तो इस बार ज्यादा व्यवस्थित तरीके से दोनों ही पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। और ये जो जिस इलाके में मैं हूँ, खासतौर पर जो वापी का जो इलाका है दक्षिणी गुजरात के इलाके में आता है, दक्षिणी गुजरात भी उन इलाकों में शामिल है जहाँ पहले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। और ये पहले चरण का मतदान 13 दिसंबर को होगा, जैसे आप जान रहे हैं। तो ये इलाके अपने मतलब एक तरह से बीजेपी का एक मजबूत किला रहा है। और यहाँ कांग्रेस ने भी जो कैंडिडेट्स वगैरह दिए हैं वो इसी बात को ध्यान में रख करके कि बीजेपी कहाँ दे रही है कैंडिडेट, उन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए तो अभी जो इनके जो दक्षिणी गुजरात की जो 7 जिले हैं, नर्मदा, भरूच, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड़, इसकी जो 35 सीटें हैं इनमें पहले चरण में ही मतदान होगा। तो यहाँ काफी एक तरह से चुनाव का माहौल बन चुका है ज्योति जी। अरविंद जी, उम्मीदवारों को लेकर खासी चुनौती होती है किसी भी पार्टी के लिहाज से। अगर जीत की हम बात करते हैं, उम्मीदवारों में किस तरीके का माहौल है और किस तरीके की खुशी या नाखुशी का माहौल है? देखिए, जहाँ तक ज्योति, जहाँ तक उम्मीदवारों की बात है तो जिस इलाके में मैं हूँ, खासतौर पर जो दक्षिणी गुजरात का ये इलाका है, यहाँ एक बड़ी संख्या है जिसमें उत्तर भारतीय रहते हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने जो है इनकी उपेक्षा की है। तो उनमें नाराजगी है, लेकिन इन दोनों का अपना अपना कैडर है, अपना एक वोट बैंक है दोनों पार्टियों में, उत्तर भारतीयों का। तो इस बात की तो गिले शिकवे खासतौर पर यहाँ है कि उत्तर भारतीय लोगों को पार्टी में पदाधिकारी तक तो रखा गया, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया है। इस बात की नाराजगी अलग अलग जगहों पर सामने आई है। अन्यथा जो बाकी जो जैसे कि नाराजगियां होती हैं कि बहुत सारे लोग टिकट के रेस में होते हैं और उनको नहीं मिलता तो वो बागी खड़े होते हैं या किसी और की विरोधी की मदद करते हैं, ये स्थितियां जैसा कि हमारे हिंदी इलाकों में भी है वही स्थिति यहाँ भी है। जी जी अरविंद जी, अगर उम्मीदवारों में नाखुशी होती है तो इसके बाद जो चुनाव प्रचार होगा, क्या उस पर भी और नतीजों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? हाँ, जहाँ तक देखिए, निश्चित तौर पर अगर कोई पिछले 5 सालों से ये तैयारी कर रहा था कि उसको चुनाव लड़ना है और उसने जो है काफी लोगों को मोबिलाइज किया हुआ था, तो उसको टिकट न मिलने से निराशा होती उसके समर्थकों में।
कई बार वो पार्टी की सीमा में रहते हुए, अनुशासन में रहते हुए वो पार्टी के लिए काम करता है, लेकिन उससे जुड़े जो लोग होते हैं वो कई बार बिगड़ जाते हैं, कई बार विपक्षियों के साथ जो है वो हो जाता है। तो अभी भी जो स्थिति यहाँ है इस इलाके में जी। ये जरूर है कि केशुभाई पटेल भी एक फैक्टर हो सकते हैं जो बीजेपी के लिए नुकसान कर सकते हैं, और बीजेपी के बहुत सारे लोग जो कि पहले थे वो केशुभाई पटेल के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये स्थिति कांग्रेस के साथ भी है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में भी सब चीजें सामान्य है। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हैं जो असंतुष्ट हैं और टिकट नहीं मिला। खासतौर पर वापी की मैं बात बताऊं, जहां मैं हूँ, यहाँ की जो विधानसभा सीट है वहाँ भी उत्तर भारतीय लोग दावेदार थे और उनको टिकट नहीं मिला, तो कांग्रेस में भी इस बात को नाराजगी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए अरविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि उम्मीदवारों की नाराजगी या खुशी नतीजों पर कितना असर डालेगी, चुनाव प्रचार में क्या कुछ संभावनाएं दिखाएंगी। फिलहाल हम आपको बता दें कि भावनगर ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक दल के नेता शक्ति सिंह मोहिले ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस सीट से बीजेपी ने मत्स्य उद्योग राज्य मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी का नाम फाइनल किया है। किसान को बिजली दिन में चाहिए, दिन को बिजली नहीं, रात को बिजली देते हैं। चंद इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्रोज ऑफ रुपीज मिलते हैं और एक बेवा के पेंशन में 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं है। बैलेंस डेवलपमेंट नहीं है, कर्जा गुजरात में बहुत बढ़ गया और मुख्यमंत्री गुजरात में जिस विकास की बात करते हैं वो उनके लोगों का विकास जरूर है, साथ तो सबका लेते हैं पर विकास सिर्फ चहीते का करते हैं। तो हर पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती होती है कि उम्मीदवार को किस तरीके से सेलेक्ट किया गया और उस उम्मीदवार की पहली छवि कैसी रही है, और अगर कोई उम्मीदवार काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा है और अगर उसे सीट नहीं मिलती है तो भी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक नुकसान खड़ा होने की संभावना होती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने गुरुवार देर शाम बैठक के बाद पहले दौर की 87 सीटों के लिए 84 नामों का ऐलान किया। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अहमदाबाद की मणिनगर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में गुरुवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली मौजूद थे। इसके बाद पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पहली सूची के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मणिनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आरसी फल्दू जामनगर ग्रामीण से चुनाव मैदान में होंगे। विरमगांव से प्रागजी भाई नारायण भाई पटेल, सानंद से कमा भाई राठौड़, धोलका से भूपेन्द्र सिंह मनुभा चुड़ासमा, दुनका से लालजी भाई मेर, दसाड़ा से पूनम भाई काला भाई मकवाना, लीमबड़ी से किरीट सिंह जीतू भा राणा, वढवान से वर्षोबेन नरेंद्र भाई दोषी, चोटीला से श्यामजी भाई चौहान, मोरबी से कांति भाई शिवपाल अमृतिया, टंकारा से मोहन भाई कल्याण जी कुंडरिया, राजकोट पूर्व से कश्यप भाई चिमन भाई शुक्ल को टिकट दिया गया है। पहली सूची में 10 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जबकि अनुसूचित जाति के 6 और अनुसूचित जनजाति के 14 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। पहली सूची में 7 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिला है। पहले दौर के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 24 नवंबर है और 13 दिसंबर को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय रूपानी है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि उम्मीदवारों की सूची तैयार करते समय पार्टी ने किन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान दिया? पिछले 5 साल में जिन लोगों ने सक्रियता पूर्वक पार्टी और सरकार के लिए और लोगों का काम करने के लिए जो सक्रियता दिखाई है जी, उसके बारे में हम लोगों ने पहला विचार किया। तो जिस तरीके से पिछले 5 साल में डेवलपमेंट वर्क गुजरात में हुए हैं और मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जो आंधी गुजरात में चली है, तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ज्यादातर लोगों को रिपीट किया है। और जो 6-7 लोग बाकी रह गए हैं और ड्रॉप हुए, उसका कारण यह है कि हमारी जो डिलिमिटेशन के कारण नए विधानसभा मत क्षेत्र बने हुए हैं, तो डिलिमिटेशन के कारण ये उनको ड्रॉप करना पड़ा है और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में बदल हो गया है, इसलिए हमने ड्रॉप किया है। जी विजय जी, जिस तरीके से बड़े नामों का शामिल नहीं हुआ या किसी भी कारणवश से उनका नाम छूट गया, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से पार्टी के अंदर में किसी भी तरीके के मतभेद की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है आपको?
नहीं, एक्चुअली आज नामांकन ज्यादातर लोगों ने भर दी है। कल 84 लोगों की यादी प्रसिद्ध हुई जी। हमारे यहाँ एक भी ऐसा कोई बनाव नहीं हुआ जिससे पार्टी के लिए चिंता का विषय बने। उसके खिलाफ कांग्रेस ने तो बताया था कि 1 साल पहले हम यादी प्रसिद्ध कर देंगे, लेकिन कल आखिरी दिन है, तब तक आज शाम तक उन्होंने दूसरा लिस्ट प्रसिद्ध किया है। वहाँ अंदरूनी बहुत झगड़ा चल रहा है और टीवी और बाकी प्रचार माध्यम से भी दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस में बहुत सारे रिबेल्स खड़े हो गए हैं। तो ऐसा बीजेपी में नहीं हुआ है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि पार्टी के उम्मीदवारों में किसी भी तरीके की पार्टी को लेकर नाराजगी नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद आज राजकोट की 4 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा। राज्य के वित्त मंत्री वजुभाई वाला, कश्यप शुक्ला, गोविंद भाई पटेल और भनुबेन बाबरिया ने पर्चा भरने से पहले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर भारी तादाद में कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर अपने नेताओं का हौसला बढ़ाया। वजुभाई वाला ने पार्टी को उम्मीदवार से बड़ा बताया और कहा कि चुनाव में पार्टी की जीत होती है, उम्मीदवार की नहीं। पार्टी के नेताओं ने ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया। ज्यादातर कैंडिडेट ने कार्यकर्ता के साथ उत्साह से नामांकन भर दिया है और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से माहौल बना है तो बीजेपी को अच्छी लीड मिलेगी, जीत मिलेगी। चुनाव से जुड़ी खबरें आगे भी हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका तर्कश में। मैंने इनको ये लॉस फिगर्स को अपनी रिपोर्ट से निकाल दिया था। उन्होंने समझा कि मैंने जो है कुछ अति कर दिया और उन्होंने इसको रेस्टोर कर दिया। इसका मतलब ये है कि पीएसी ने सीएजी को कहा कि आप परफॉर्मेंस ऑडिट के आधार पर लॉस का कैलकुलेशन कीजिए। इस तरीके से आप कह सकते हैं। देखिए तर्कश सीएजी के पूर्व ऑडिटर आरपी सिंह के साथ, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद लोकतंत्र 2012 में आपका स्वागत है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र का राजकोट पश्चिम भारत का एक प्रमुख जिला है। इसका प्राचीन सभ्यता से लेकर आजादी की लड़ाई तक से नाता गहरा रहा है। इस जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। कल कारखानों और शिक्षा का हब माने जाने वाला राजकोट आर्थिक रूप से समृद्ध जिला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बचपन राजकोट में ही बीता और उनकी आरंभिक शिक्षा यहीं हुई थी। करीब 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैले राजकोट की आबादी लगभग 25,72,000 है। इस जिले में मतदाताओं की तादाद 23,46,000 के करीब है। परिसीमन के बाद राजकोट जिले में विधानसभा की सीटों में कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति में थोड़ा परिवर्तन जरूर हुआ है। राजकोट 1 और राजकोट 2 विधानसभा क्षेत्र को विभाजित कर 3 सीटें राजकोट पूर्व, राजकोट पश्चिम और राजकोट दक्षिण बनाई गई हैं। वहीं उपलेटा सीट का अस्तित्व खत्म हो गया है। राजकोट में मोरगी, टनकारा, वांकानेर, राजकोट पूर्व, राजकोट पश्चिम, राजकोट दक्षिण, राजकोट ग्रामीण, जसदान, गोंडल, जेतपुर और धोराजी समेत विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। 2007 विधानसभा चुनाव में जिले की 11 में से 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। वहीं 1 सीट एनसीपी के खाते में गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 48.6, कांग्रेस को 36.1, एनसीपी को 6 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 5.1% वोट मिले थे। पिछले चुनाव में इस इलाके में बीजेपी को बढ़त हासिल हुई थी, लेकिन इस बार बीजेपी को कांग्रेस के साथ साथ गुजरात परिवर्तन पार्टी भी टक्कर दे रही है। सौराष्ट्र केशुभाई पटेल का गढ़ माना जाता है और उनकी परिवर्तन यात्रा को यहीं सबसे ज्यादा समर्थन मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पेयजल और सिंचाई के पानी की कमी जैसे मसले को राजकोट के लोग इस बार जोर शोर से उठा रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में बिजली की कमी भी एक बड़ा मसला बन चुका है। जानते हैं क्या है राजकोट के लोगों की उम्मीदें और क्या है उनकी मांग। गुजरात के तीसरे बड़े शहर राजकोट की गिनती
भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में होती है। कभी सौराष्ट्र की राजधानी रही राजकोट की पहचान आज भी आर्थिक राजधानी के रूप में है। राजकोट उद्योग और शिक्षा का बड़ा केंद्र भी है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र पर आधारित इस जिले में सोने चांदी के गहने और सामान बनाने की कई इकाइयां मौजूद हैं। यहाँ पर बने आभूषण देश ही नहीं दुनिया में भी बेहतरीन कारीगरी का नमूना है। तो पूरे भारत में कहीं भी जगह से आप ऑर्नामेंट्स लेंगे तो राजकोट का ही मिलेगा आपको। सब मैन्युफैक्चर इधर होता है, ट्रेडिंग भी इधर होता है, व्यापारी और शोरूम भी इधर है। इसके अलावा राजकोट के ग्रामीण इलाके खेती बाड़ी के लिए भी मशहूर हैं और इसका राज्य के आर्थिक विकास में अहम योगदान है। खासतौर से कपास और दलहन जैसी नकदी फसलों की यहाँ अच्छी पैदावार होती है, लेकिन कम बारिश का असर खेती पर नजर आता है। किसान पर इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। 40% ही उसका उत्पादन होगा और पानी पीने का भी पानी तकलीफ है और पानी घास चारे की भी तकलीफ पड़ेगी। इस विधानसभा चुनाव में वांकानेर इलाके में पीने के पानी की समस्या, मोरबी में नर्मदा नदी के पानी से सिंचाई की मांग, टंकारा जैसे इलाकों में कम से कम 12 घंटे बिजली की मांग, गोंडल में बिजली की कमी और खराब सड़कें, धोराजी में चिकित्सा सुविधाओं की कमी बड़े मुद्दे बन रहे हैं। पटेल बहुल राजकोट राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। इस इलाके में सभी पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जोर शोर से जुटी हैं। बिलाल जैदी, राज्यसभा टीवी। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार विकास, रोजगार, पेयजल की समस्या, बिजली की कमी चुनावी मुद्दे हैं। कच्छ क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडी अंजार के व्यापारी क्या सोचते हैं? खुदरा में विदेशी निवेश के मसले पर राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम चौपाल में हमारे संवाददाता अमृतांशु राय ने अंजार के लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश की। मैं खड़ा हूं कच्छ की सबसे बड़ी मंडी अंजार सब्जी मंडी में। आइए यहाँ पर बात करते हैं। हमारे साथ एकत्रित हैं यहाँ के ट्रेडर्स और कुछ जो यहाँ पर सब्जी के मुद्दों पे डील करते हैं, मामलों में डील करते हैं। उनसे जानते हैं कि खुदरा बिक्री में विदेशी निवेश का क्या असर हो सकता है। सबसे पहले राजू भाई आपसे जानना चाहूँगा कि इसका आप लोग ये एफडीआई इन रिटेल को किस तरह से देखते हैं? जो ये कानून है एफडीआई का, उसमें समझ लो उनके अंडर सब आ जाएगा। वो पूरा रिटेल का व्यापारी पूरा खत्म हो जाएगा। ये अभी स्टार्टिंग में ये क्या करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां सब माल खरीदेंगी। पहले 1-2 साल तक ऐसा लगेगा कि हमें फायदा हो रहा है, लेकिन बाद में उसका हालत इतनी खराब होगी, रिटेल व्यापारी पूरा खत्म हो जाएगा। एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज अगर आएंगी इसमें तो बेहतर क्वालिटी आएगी, बेहतर तकनीक आएगा, किसानों को फायदा होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? देखो, ये आप बोलते हो क्वालिटी बेहतर आएगी, क्वालिटी कौन बनाएगा? खेडूत भी बनाएगा ना। ये पत्ता गोभी पड़ा है सामने, ये पत्ता गोभी की अभी बाजार 5-6 रुपया है। बाहर का जो आउट ऑफ कच्छ का माल जो बंद हो जाएगा तो इसका 15-20 रुपया भाव हो जाएगा, तो वो फायदा किसको मिलेगा? खेडूत को ही मिलेगा ना। आपको क्या लगता है? इसमें जो खेडूत को जो रेट वेरिएशन मिलता है तेजी मंदी का, वो खेडूत को अभी मिलेगा। मल्टीनेशनल कंपनी जब आएगी तब उसको रेट वेरिएशन नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा, वो जो मल्टीनेशनल वो सब एकत्रित हो जाएंगे, फिर वो अपने मनचाहे भाव देंगे, मनचाहे भाव से खरीदेंगे, तो खेडूत लोग भी क्या करेंगे? सारे गुजरात में और गुजरात के बाहर भी माल जाते हैं, तो खेडूत को 1 रुपया भी खर्च नहीं है। 50 पैसा बॉक्स का, इसके सिवा कमीशन कुछ नहीं है। ये सब लेने वाला व्यापारी पर है। यहाँ क्या है, खेडूत मंडी में माल लेके आता है, उसका खाली एक दागिने के पीछे 50 पैसा कटता है। कमीशन उस पर कुछ नहीं कटता है। और पूरे समझ लो कैरी की सीजन, हमारी खारेक और कैरी की सीजन ऐसी है कि पूरा गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मद्रास, समझ लो सब स्टेट वाले यहाँ से खरीदी करते हैं। खेडूत की बात तो अलग है, आप लोगों पे क्या असर होने? हमारे पे कुछ असर नहीं होगा, लेकिन जो रिटेल काम करने वाले हैं, जो रिटेल माल बिक्री करने वाले हैं, उनका धंधा पूरा खत्म हो जाएगा। जो ओपन बाजार में जो खेडूत को पैसा मिलता है, वो पैसा मल्टीनेशनल कंपनियां कभी नहीं देने वाली। अगर खेडूत से डायरेक्ट खरीदने लगी मल्टीनेशनल, तो आपको नहीं लगता आपके उस पर भी असर आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है। खेडूत के डायरेक्ट जो माल लेगी, सारे खेडूत तो देने वाला नहीं है। ये खेडूत की एक यहाँ मानसिकता है, यहाँ 20 रुपये माल बिकता है, आप फार्म पे जाओ तो वो 25 रुपये बोलेगा। आप लोगों पे क्या असर हो सकता है? हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पे ये असर हो सकता है, जो शायद ऐसा हो सके खेडूत सब माल मल्टीनेशनल कंपनी को दे दे, हमारे मार्केट में पूरा माल नहीं आया, तो सबसे पहला असर हम पे ये पड़ेगा कि हमारा जो बिजनेस है, कमीशन एजेंट बिजनेस, हमारा फिक्स रेट है, वो हमारा कम
हो जाएगा। फिर हम पे इस मार्केट में करीब 5000 आदमी काम कर रहे हैं, वो सब पे असर पड़ेगा। हमारा काम नहीं रहेगा तो हमारे पीछे जो आदमी आता है, मजदूर लॉबी है, रिटेल काउंटर है, वो सब कहाँ जाएंगे? उसको पहला असर वही भी पड़ेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहें हमारे साथ। जिंदगी से एक मुसलसल लड़ाई, हर सांस के साथ एक उम्मीद, लेकिन उम्मीद के नाम पर सिर्फ आश्वासन। ये तेरा घर, ये मेरा घर। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में हमारी ये खास पेशकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुजरात चुनाव में इस बार पेयजल का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर अनिल गुप्ता का मानना है कि राज्य में सभी लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल, बच्चों की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा खेती पर ध्यान देने के राज्य का बेहतर विकास हो सकता है। प्रोफेसर अनिल गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता बिलाल जैदी ने। गुजरात में इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। IIM अहमदाबाद का इस पूरे सिलसिले में किस तरह का रुख रहा है, क्या विचार हो सकता है? प्रोफेसर अनिल गुप्ता हमारे साथ हैं एक बातचीत के लिए। शुक्रिया सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए। प्रोफेसर, अगर हम सबसे पहले बात करें पूरा जो इलेक्शन का माहौल बन रहा है, उसमें सबसे पहली बात अगर चलती है वो चलती है डेवलपमेंट की, गवर्नेंस की। इस पूरे को आप अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो जो राय है वो मेरी व्यक्तिगत राय है, वो IIM अहमदाबाद की राय नहीं हो सकती। इतना ज़रूर कहूँगा कि विकास की जो गति यहाँ रही है वो काफ़ी समय से तेज़ रही है, 20 साल से कम, और उससे भी ज़्यादा समय से। अलग अलग क्षेत्रों में विकास की अलग अलग नीतियाँ यहाँ बनी और उनका पालन हुआ। साथ ही लोगों की जो धारणा है, लोगों की जो भावना है, वो भी एक उद्यम विकास करने की, एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट की भावना रही। तो लोग भी जोखिम लेते हैं, अलग अलग विचारों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन साथ ही ये भी समझना पड़ेगा कि विकास को अगर समाहित विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, अगर बनाना है तो जो पिछड़े क्षेत्र हैं, सूखे क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, या जहाँ पर छोटे उद्यम हैं, उन सब तक विकास की गति, उन सब में विकास की गति तेज होनी चाहिए। गुजरात का जो मॉडल कहा जाता है कि निवेश यहाँ पे आ जाते हैं और इन्वेस्टमेंट पे बहुत जोर है, बड़ी इंडस्ट्रीज पे जोर है। इस मॉडल को राजनीतिक रूप में ये भी कहा जा रहा है कि एक पूरे नेशनल लेवल पे इकोनॉमिक मॉडल की तरह देखा जा सकता है। आपके क्या विचार हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो अच्छी चीज़ें हैं जहाँ पर भी, उनको आगे ले जाना चाहिए। तो गुजरात ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सड़क का रास्ता हो, चाहे और चीज़ें हों, उसमें बहुत प्रगति की, और बाकी राज्यों को भी करनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। तो मुझे लगता है कोई एक मॉडल नहीं है, अलग अलग मॉडल की अलग अलग अच्छाइयाँ हैं। हमें उन सब अच्छाइयों का एक पोर्टफोलियो, एक बंडल बनाकर अलग राज्यों को उनसे। अगली जो सरकार आएगी उसके सामने काफ़ी चुनौतियाँ होंगी। आपके लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए अगली सरकार जो भी आती है? मुझे लगता है कि जो पीने का पानी है सभी क्षेत्रों में पहुँचे। नर्मदा का बहुत बड़ा उपकार है कि काफ़ी बड़ा पानी बहुत से क्षेत्रों में आया है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ट्यूबवेल जो है 1000-2000 फीट तक जाते हैं, 70-100 हॉर्स पावर की मोटर लगती हैं, बहुत नीचे से पानी आ रहा था। तो पानी की जो जटिल समस्या रही है यहाँ पर, उसको सौराष्ट्र के अंदर खास तौर से कच्छ में जल्दी से जल्दी सुलझाना होगा, क्योंकि पानी तो पीने बिना तो काम नहीं चलेगा। खेती के अंदर टिकाऊ खेती के लिए खाली रासायनिक दवाइयों पर ना आश्रित रहें, हम गैर रासायनिक तरीक़ों को प्रचारित करें और फैलाएं, इसकी तरफ ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य में हमारे बच्चे अगर नहीं अच्छे रहेंगे तो फिर बाकी सब समाज कैसे होगा? वो तो नींव है। उनके स्वास्थ्य पर जल्द से जल्द अच्छा से अच्छा उनके लिए विकास का तरीका बने, उनकी स्वास्थ्य का तरीका बने, उसको बढ़ाना होगा। दूध सबको पीने को मिले और गुजरात में कोई भी बच्चा बिना दूध के ना रहे,
इसके लिए व्यवस्था बनानी होगी, क्योंकि दूध से अच्छा तो आहार बच्चों के लिए नहीं होता कुछ भी, चाहे हम और कुछ भी कह दें उनको। तो लोकतंत्र 2012 में आज बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कुछ और खबरों के साथ जो आज सुर्खियों में रही। नमस्कार। हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल गुजरात में विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करने जाएंगे। उन्हें नरेंद्र मोदी ने प्रचार के लिए बुलाया है। प्रेम कुमार धूमल 1 और 2 दिसंबर को गुजरात में प्रचार करेंगे। इससे पहले नरेंद्र मोदी भी हिमाचल प्रदेश चुनावों में प्रचार करने 27 अक्टूबर को गए थे। माना जाता है कि इन दोनों नेताओं में अच्छे रिश्ते हैं। जामनगर से कांग्रेस के सांसद विक्रम भाई माडम की भतीजी पूनम बेन कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। माना जा रहा है कि पूनम बेन खंबालिया सीट से चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन विक्रम भाई माडम ने पूनम को टिकट नहीं देने की मांग की थी। इससे नाराज पूनम बेन बीजेपी में शामिल हो गई है। पूनम के पिता हेमंत माडम खंबालिया सीट से 4 बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूनम बेन को खंबालिया से टिकट दे सकती है। कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद पार्टी के मेहसाना के कलोल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में नारेबाजी की। इनका आरोप है कि टिकट बंटवारे में स्थानीय नेता को तरजीह नहीं दी गई। इन लोगों का कहना है कि कलोल से मेहसाना के जिला अध्यक्ष बलदेव जी ठाकुर को टिकट मिल गया, जबकि इनकी पसंद के स्थानीय नेता को टिकट नहीं मिला। सौराष्ट्र में बीजेपी लेउवा पटेल समाज को मनाने में जुटी है। सौराष्ट्र इलाके में इस समुदाय की अच्छी पकड़ मानी जाती है। कभी बीजेपी समर्थक रहा ये समुदाय इस बार मोदी सरकार से नाखुशी जता रहा है। सौराष्ट्र और कच्छ की 58 सीटों में से 36 पर लेउवा समुदाय का वर्चस्व है। 1995 में केशुभाई पटेल 58 में से 44 सीटों पर जीत हासिल कर पहली बार मुख्यमंत्री बने थे।